मूल निवासी समाज के महानायक शहीद तिलका मांझी की जयंती 272वीं आज हम लोग मना रहे हैं। आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत जोहार और धन्यवाद और अभिनंदन। कुछ लोग कहते हैं तिलका मांझी की जयंती हम क्यों मनाते हैं, या हम सिद्धू कान्हू चांद भैरव की जयंती क्यों मनाते हैं, फूलों और झानों की जयंती क्यों मनाते हैं, उनका शहादत दिवस क्यों मनाते हैं, हम अपने महापुरुषों को याद क्यों करते हैं। इसको समझना जरूरी है। उसका जवाब मैं देता हूं। हमारे पढ़े लिखे लोगों ने जो प्रोफेसर हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, टीचर हो गए, क्लर्क हो गए, पदाधिकारी हो गए, इंजीनियर हो गए, इन लोगों ने अपने पुरखों का इतिहास पढ़ा नहीं। इन्होंने केवल सिलेबस का किताब पढ़ा है, अपने अपने विषय का जो सिलेबस है उसको पढ़ा है। अपने अपने सिलेबस की जो पुस्तकें हैं, ज्ञान जो हैं, वो तो नौकरी पाने के लिए, कुर्सी पर जाने के लिए। सामाजिक शिक्षा तो वहां है ही नहीं। और जो सामाजिक शिक्षा लिखी गई है वहां, जैसे 1855-56 का सिद्धू कान्हू चांद भैरव का विद्रोह, उसके बारे में जिसको संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, हमारे संथाल भाइयों ने ये आवाज कभी नहीं उठाई कि शहीद तिलका मांझी प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हैं, दूसरे स्वतंत्रता सेनानी हमारे सिद्धू कान्हू चांद भैरव हैं, उसके बाद मंगल पांडे है, और उसके बाद हमारे बिरसा भगवान है। उसके बाद बिरसा भगवान। अगर हम 4 स्वतंत्रता सेनानियों का लिस्ट तैयार करें भारत का, तो 3 हमारे हैं। भगवान बिरसा ने कभी अंग्रेजों के तरफ से तीर धनुष नहीं चलाया। तिलका मांझी ने कभी अंग्रेजों के तरफ से उनके राज प्रशासन के लिए तीर धनुष नहीं चलाया, विद्रोह नहीं किया। सिद्धू कान्हू चांद भैरव, झानू और फूलों ने कभी भी अंग्रेजों की तरफ से नहीं लड़ा। लेकिन इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी जो मंगल पांडे का नाम दर्ज है, 1850 में वो ब्रिटिश सेना में भर्ती हुआ, 1850 में। और 1857 तक जब तक विद्रोह नहीं किया, तब तक वो अंग्रेजों की वफादारी कर रहा था, चाटुकारी कर रहा था, उसके तरफ से बंदूक चला रहा था हमारे लोगों पर। संथाल विद्रोह को दमन करने में मंगल पांडे और उनकी सेनाओं का हाथ था। ऐसे व्यक्ति को आप स्वतंत्रता सेनानी बनाते, और तिलका मांझी स्वतंत्रता सेनानी नहीं बनते। सिद्धू कान्हू चांद भैरव संथाल विद्रोह करके खत्म कर दिया जाता है। बिरसा मुंडा को आपने स्वतंत्रता सेनानी नहीं बनाया, क्या इतिहास में दर्ज है? शहीद बिरसा मुंडा को भगवान कह दिया, विद्रोही कह दिया, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी नहीं कहा। यह समझना जरूरी है, क्योंकि उस समय का इतिहास अंग्रेजी लिख रहे थे, और आज का जो इतिहास है वो हमारे लोग नहीं लिख रहे हैं। वो कौन लोग लिख रहे हैं? वो बड़े घर के लोग, जिन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया। उन्होंने प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल से लेकर आज तक हमारा शोषण किया है। शोषक जब इतिहास लिखने का काम करने लग जाए, जब मालिक इतिहास लिखे, तो नौकरों का इतिहास लिखेगा क्या? गुलामों का इतिहास लिखेगा क्या? मजदूर किसानों का इतिहास लिखेगा क्या? इसलिए हमें अपना इतिहास लिखना है। यह इतिहास लिखने में अनेक लोगों ने इतिहास लिखा है। इस देश में अभी चारों तरफ जो फैलाई गई यही बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं तिलका मांझी पहाड़िया थे, कुछ लोग कहते हैं संथाल थे। हमारे पास क्या जवाब है? हमारे पास कोई जवाब तो होना चाहिए ना। हमारे पास क्या होगा? खाली मुर्मू जोड़ देने से तो संथाल नहीं हो जाएगा ना। हमारे पास जवाब क्या है? हमारे पास जवाब है, क्योंकि पहाड़िया लोग शहीद तिलका मांझी को अपना नहीं मानते हैं, न इनकी जयंती मनाते हैं, न इनकी शहादत दिवस मनाते हैं।
ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि मांझी टाइटल जो कई गांव के प्रमुख होते थे संथाल में, उनको मांझी कहा जाता था। जिनका चुनाव होता था वो प्रमुख होते थे कई गांव का, उसका पंचायत करते थे, जाति पंचायत करते थे। पहाड़िया में प्रमुख को मांझी नहीं कहा जाता है, पहाड़िया में प्रमुख को मांझी नहीं कहा जाता है। ये दूसरी बात है। और ऐतिहासिक तौर पर क्या है, ऐतिहासिक तौर पर यह है, चाहे बकलैंड ने लिखा हो या विलियम हंटर ने लिखा हो, इस पुस्तक में, जो पुस्तक आपने भी छपाया था, ये 2002 में पुस्तक छपी, इसके लिखने में मैं भी था शामिल। इसमें ऑर्थर एक का बकलैंड, एलएम विद्यार्थी, एलपी विद्यार्थी, डॉक्टर एसके सिंह, रतनलाल जोशी, शिवलाल मांझी, सुजीत सिंह संथाली, डी किस्कू, सुरेंद्रनाथ और दिनेश वर्मा, महाश्वेता देवी, ये सभी लोगों ने इनको संथाल कहा है। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है, अंग्रेज इतिहासकारों ने क्या कहा संथाल के बारे में। संथाल के बारे में अंग्रेज लोग और बाद के इतिहासकारों ने क्या लिखा कि संथाल इस क्षेत्र में कब आए, तो 1790 से लेकर 1810 के बीच में आए और 1830 तक में 100 से अधिक गांव बन गए, ये कहते हैं। लेकिन इतिहासकारों का जो दूसरा नाम है, जो कि मैंने इसमें दर्ज किया था, उसमें है कर्नल डाल्टन, विलियम हंटर। इन्होंने कहा ये उत्तर पूर्व से आए हैं। ये लोग कहां से आए हैं? उत्तर पूर्व से आए हैं। उसी तरह से दूसरा है कैंपबेल। ये कैंपबेल बहुत बड़े राइटर हैं, जिन्होंने कि आदिवासियों पर मेडिसिन लिखा है। आदिवासियों का ट्रैवल का मेडिसिन क्या है, उसको संकलित करने का काम एक कैंपबेल ने किया था। उनकी ओरिजिनल पुस्तक मेरे पास है। उन्होंने भी कहा कि ये उत्तर पूर्व से आए हैं। कब आए भाई, इसका जिक्र नहीं किया है। इसका जिक्र किया है अयोध्या सिंह जी ने, जो बड़े पत्रकार और इतिहासकार हुए। उन्होंने लिखा, ये जो चंपा नगरी है, ये जो चंपा का राज था, अंग देश था, इस पर पूरे संथालों का राज था। यानी अगर ये रांची से आए होते, जमशेदपुर से आते होते, सिंहभूम से आए होते, अगर बर्धमान से आए होते, तो भाई मेरे ये मुंगेर में कैसे बसते, ये झाझा में कैसे बसते, ये पूर्णिया में कैसे बसते, ये कटिहार में कैसे बसते। अरे अंधे आंख खोल करके तो देखो, इतिहास के पन्नों को पढ़ो। ऐसा क्यों करते हैं? पहाड़िया और संथालों में लड़ाई करवाने के लिए ये बातें रखी गई है। इसको हमें समझना पड़ेगा। और ये पहाड़िया कौन है, ये संथाल कौन है, ये उरांव कौन है, ये मुंडा कौन है। तीन प्राचीन काल में हड़प्पा सभ्यता के निर्माता हैं। यहां से लेकर दक्षिण तक, जिसको द्रविड़ बोलते हैं, ये हमारे मूल निवासी हैं। इसको इतिहास में नाम क्या दिया जाता है भारत में? भूमध्य सागरीय जाति, मेडिटेरियन रेस। इसको आर्मेनियन रेस का, दूसरा है आर्मेनियन रेस, तीसरा है ऑस्ट्रोलाइट। ये तीन प्रजातियों से, तीन नस्लों से मिल करके यहाँ के जितने भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये तीन जातियों से मिलकर के बने हैं। बंगाल के इतिहासकारों ने इसको डिटेल से लिखा है, उस पर शोध किया है। ये बताया कि ये मूल निवासी द्रविड़ से लेकर के अनुसूचित जनजाति से लेकर जाति और पिछड़े वर्ग तक, ये बाकी जातियां बाद में बनी, लेकिन इनके पूर्वज कौन है? ऑस्ट्रोलाइड हैं, मेडिटेरियन हैं और आर्मेनियन हैं। 6 जो प्रजातियां हैं पूरे देश भर में, दुनिया भर में, उसमें ये 3 प्रमुख हैं, सभी देशों में पाए जाते हैं। और ये जो इंडो आर्यन है, ये जो आर्य ब्राह्मण है, जिसको यहाँ सवर्ण कहते हैं, ये सब विदेशी ने आकर के यहाँ लूटा है। और इन्हीं के कब्जे में
प्राचीन काल से लेकर अंग्रेज के काल तक शासक कौन था? यही थे। राजा भले मुसलमान था, नवाब भले मुसलमान था, लेकिन गांव पर शासन किसका चलता था? इन्हीं का शासन चलता था। यही हमारे जमीन, यही हमारा महाजन, यही हमें सुखोरी करता था, और हम नहीं देते थे तो हम पर दमन करता था, हमारा इज्जत लूटता था। तो तिलका मांझी का संघर्ष किन कारणों को लेकर हुआ? इसके पहले संथाल पहाड़िया क्या करते थे? जो जंगल थे वहां दो विधि से खेती करते थे। एक झूम खेती कहते हैं और एक पेडू खेती कहते हैं। पेडू और झूम के जरिए खेती करते थे। वहां के जंगल पर इनका अधिकार था, वहां पर जो जमीन थी वो इनका था, जल पर इनका अधिकार था। अंग्रेज जब यहां आया 1765 से टैक्स लगाना शुरू किया, ठेकेदारी देना शुरू किया। ठेकेदार खड़ा किया बीच में से। ठेकेदार किसको बनाया? आदिवासियों को नहीं। ये जो सवर्ण लोग हैं, ब्राह्मण राजपूत हैं, ये जो बनिया है, इसको ठेकेदार बनाया और इसको बना करके कहा कि टैक्स वसूलो। मालूम है कितना टैक्स वसूला? 1765-66 में इन्होंने 8 लाख पाउंड, आज के हिसाब से 560 लाख करोड़ रुपये वसूला। और उसके बाद ये बढ़ता चला गया। 1772 में आकर के उसको 23 लाख पाउंड कर दिया गया। 23 लाख पाउंड को 70 से गुना कर दीजिए, 75 से गुना कर दीजिए तो आज का रुपया का पता चल जाएगा कितना टैक्स दिया उसने। और ये 75-76 में, 1775-76 में बढ़ा करके 28 लाख पाउंड कर दिया। ये पैसे किनके थे? ये किसानों के पैसे, ये पिछड़े वर्गों के पैसे, ये दलितों के पैसे, ये आदिवासियों के पैसे थे, जिसको जबरदस्ती वसूला गया। इसके खिलाफ में पहाड़िया विद्रोह हुआ। मालूम है क्या हुआ? 1770 से लेकर 1765 से 1770 तक में हर साल अकाल पड़ा। यहाँ 1770 में जो अकाल पड़ा, 1 करोड़ से अधिक आदिवासी और दलित मारे गए। जितने किसान थे वो मारे गए। पूरे बंगाल प्रांत, जिसमें कि उड़ीसा है, बंगाल है और बिहार है, तीनों को बंगाल प्रांत कहा जाता था। ये बंगाल प्रांत में 1/3 आबादी, 100 में 30-33 लोग मर गए। भोजन के बिना मर गए, जल के बिना मर गए। लेकिन टैक्स नहीं छोड़ा गया। लेकिन जो जमीन की मालगुजारी थी उसको नहीं छोड़ा गया, उससे वसूला गया, उनका खेत लिखवाया गया। उसी समय सारी जमीनें दलितों की, आदिवासियों की जो प्लेन भूमि में थी, जहां उत्पादन होता था, सब जमीन ले लिया महाजनों ने और ठेकेदारों ने अपने हाथ में। इसी से चल करके आगे 1793 में जमींदारी प्रथा आया, जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, जमींदारी प्रथा कहते हैं। ये जो ठेका था, पहले 1 साल के लिए, उसके बाद 5 साल के लिए, उसके बाद 10 साल के लिए। जिस समय तिलका मांझी संघर्ष में उतरे उस समय ठेका 10 साल का बना दिया गया। तिलका मांझी का संघर्ष होता है 1780 से 85 तक। क्यों ये संघर्ष हुआ? क्योंकि पहाड़िया भाइयों को पैसा दे करके, कपड़े दे करके, अनाज दे करके अपनी तरफ मिला लिया। उसके बाद इन्होंने 1780 में साल का जो वृक्ष है उसका छाल उतार करके उसमें गांठ दे करके सभी संथाल बस्तियों में भेजा कि आप विद्रोह के लिए खड़े हो जाओ। और इनका संघर्ष हुआ। 1784 में 13 जनवरी 1783 को क्लीवलैंड जो प्रथम कलेक्टर था वो मरा। लेकिन ये युद्ध कब हुआ था? 30 नवंबर 1783 को। कहाँ हुआ था? तीतापानी के जंगल में, राजमहल के जंगल में। वहां पर उनको घायल किया। घायल अवस्था में वो भागलपुर लौटे। अपना जो प्रभार था उन्होंने चार्ल्स कॉकरेल को सौंप दिया और वो अपना इंग्लैंड के लिए चले गए, रास्ते में ही मर गए। उसके बाद आयरकुट के नेतृत्व में सी कैपमैन, दूसरा कलेक्टर बना सी कैपमैन। उन्होंने कहा आग लगाओ गांव में, जान मारो संथालों का, आदिवासियों को, उनके घरों को उजाड़ो। तिलका मांझी के गांव का पता आज तक नहीं चल पाया। क्यों नहीं? पूरा गांव ही उजाड़ दिया। 100 गांव उजाड़े गए थे उस समय राजमहल के क्षेत्र में। तब उन्होंने ये तिलकपुर के जंगल में शरण लिया और यहां से लड़ाई जारी हुई, जहां 13 जनवरी 1785 को
तिलका मांझी के कंधे में गोली लगी, वो घायल हो गए। तिलकपुर में वहां से घोड़े के टांग में रस्सी के द्वारा बांध कर घसीटता हुआ लाया गया और इसी जगह बरगद का पेड़ था, उसमें लटका दिया गया और वो शहीद हो गए। कहने का मतलब क्या है? अब सवाल उठता है कि जिस तिलका मांझी के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, पैसे नहीं है, वो कैसे लड़ पाए? और आज हमारे पास भोजन भी है, पैसे भी हैं, संवैधानिक अधिकार भी हैं, तब भी हम लड़ क्यों नहीं पाते हैं? ये समझना जरूरी है। अगर तिलका मांझी के जीवन से हम कुछ सीखना चाहते हैं तो ये भाषण से काम नहीं चलेगा। भाषण तो प्रचार के लिए होता है, इतिहास के निर्माण के लिए होता है, कार्यक्रम होता है इतिहास के निर्माण के, लेकिन लड़ाई तो इससे नहीं हो जाएगी ना। अगर इसी में से 10 लोग ठान लेके हमको सब कुछ त्याग देना है, लेकिन अपने समाज को संगठित करना है और लड़ाई लड़नी है संवैधानिक अधिकारों की, तिलका मांझी का संघर्ष हमें यही शिक्षा देती है, यही शिक्षा देती है। इतने पढ़े लिखे लोग होते हुए संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सारे अधिकार हमें दिए हैं। क्या अडानी अंबानी के पास आज भी जंगल जमीन नहीं जा रहा है? अब छत्तीसगढ़ में क्यों संघर्ष हो रहा है? मध्य प्रदेश में क्यों हो रहा है? आंध्रा में क्यों संघर्ष हो रहा है? जल जमीन और जंगल को बचाने के लिए वो 3 नाम पर आपके बीच में जाता है, हमारे बीच में जाता है, हमारे लोगों के बीच में जाता है। क्या कहता है? हमको विकास करना है, विकास करने के लिए जमीन चाहिए और खदान चाहिए, इस नाम पर लेता है। वह लेता है राष्ट्र के नाम पर कि राष्ट्र का विकास होगा। हमारे पेट में भोजन नहीं है और राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। विकास किसका करना चाहते हैं? जहां जहां बांध बना, जहां जहां खदान बना, वहां हमारे लोग उजड़ गए, हमारे लोग उजड़ गए, बहुजन समाज मूल निवासी के लोग उजड़ गए। क्या उसको कंपनसेशन मिला? क्या उनको नौकरियां मिली? क्या उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हुई? नहीं हुई। और आज भी ये मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार, आरएसएस की सरकार और इसके पहले कांग्रेस की सरकार, ये सब पूंजीपतियों के हाथ में खेल रहा है, पूंजीपतियों के हाथ में खेल रहा है। हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा, हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सरकार चाहे हेमंत सोरेन की हो, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, अगर नीतियों में परिवर्तन नहीं आया तो हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तिलका मांझी यही बताते हैं, उनके संघर्ष का मतलब यही है। इसलिए भाइयों और बहनों, और खास करके जो पढ़ी लिखी लड़कियां हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, हम लोगों को संकल्प लेना है। आज का दिन उनको याद करने का है, उनके इतिहास को जानने का भी है और संकल्प लेने का भी है। ये विलक्षण रविदास स्टूडेंट लाइफ से लेकर आज तक तिलका मांझी का नामकरण कराना, तिलका मांझी की मूर्ति लगाना, ये 1980 में मूर्ति लगी। यहाँ क्या था? SC ST दोनों छात्र हम लोग जुलूस निकाल करके डीएम को घेरे थे कि शहीद स्मारक के पास उनकी मूर्ति लगनी चाहिए। स्टूडेंट था जब तिलका मांझी का नामकरण हुआ, जब लालू जी आए थे पुल का उद्घाटन करने के लिए, हम लोगों ने लिख कर दिया तिलका मांझी विश्वविद्यालय के नाम से हुआ। उसके बाद लड़ाई हुई, हम लोगों मूर्ति लगाने का काम हुआ। कहने का मतलब है अपने अपने जगह में तिलका मांझी के स्मारक को खड़ा करना जरूरी है। प्रमुख साहब मैं कहूंगा, बंसी के क्षेत्र में भी, बाराहाट के क्षेत्र में भी, तिरुपति के क्षेत्र में भी मूर्तियां लगनी चाहिए। सही तिलका मांझी, सिद्धू कांदू चांद भैरव मूर्तियां जब लगती है, पुष्पांजलि जब होता है, नौजवान खड़े होते हैं, पढ़े लिखे छात्र खड़े होते हैं, वहां पर नौकरी पेशा में जो लोग होते हैं खड़े होते हैं। आज क्या हुआ विश्वविद्यालय में? कल मैंने पूछा DSW से, छात्र संघ का अध्यक्ष विष्णुदेव जी भी थे, कहा कि कल जयंती है, परसों जयंती है, तिलका मांझी की क्या तैयारी है आपकी? बल्कि कल ही जयंती है। कल मैं कह रहा था 11 बजे, सर ये तो याद ही नहीं था हमको। हमने कहा जयंती होनी चाहिए और बढ़िया से होनी चाहिए। कहा सर विश्वविद्यालय पैसा नहीं दे रही है और ये नहीं। कहा 10,000 रुपया आपको अपने पैकेट से खर्च करना है, प्रोफेसर हैं, विलक्षण होता है 10-20 हजार खर्च करते रहता है, आप भी करिए इसको। आज फर्स्ट क्लास कार्यक्रम कराया, सभी अधिकारी मौजूद थे, मैं भी गया था यहाँ से। ये कहने का मतलब यह है साथी कि लोग एक्टिव जब 2-4 भी हो जाएंगे, समाज बदलने लगता है। और वहां भी विश्वविद्यालय में भी मुख्य वक्ता मैं बन गया, सुखदेव बाबू। वहां क्या कहा DSW ने? सब लोग 2-4 लाइन बोलेंगे, आप ही को बोलना है।
वहां भी बोला कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच में। कहने का मतलब इसके लिए ज्ञान का जरूरी है, पढ़ना लिखना जरूरी है, जो किताबें हैं उसको पढ़ना जरूरी है, तभी तो आप मुकाबला कर सकिएगा, तभी तो अपने महापुरुषों को उनके सही जीवनी को रख सकिएगा वहां। और ये करने के लिए हमको आपको जागरूक होना जरूरी है, संगठित होना जरूरी है। और पॉकेट में जो कुछ पैसा है, अगर 1-1.5 लाख रुपया हम वेतन पाते हैं, उसमें से 10,000 खर्चा हो जाएगा समाज के लिए, तो इससे क्या दिक्कत है भाई। अगर 25-50 हजार कमाते हैं, उसमें 2-4 हजार चला ही जाएगा समाज के लिए, उनके लिए काम में लगेंगे, संगठन बनाने में लगेंगे। तो क्या अगर तिलका मांझी त्याग नहीं किए होते, सिद्धू कान्हू त्याग नहीं किए होते, बिरसा मुंडा त्याग नहीं किए होते, क्या हमको ये मिलता? अभी हमें नहीं मिलता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, राष्ट्रपिता फूले, माता सावित्रीबाई फूले, सतगुरु साहू जी महाराज, ईवी रामास्वामी नायकर, दक्षिण से लेकर उत्तर तक ये जब काम किया, हमारे लिए लड़ा, अपने जीवन को होम किया, तब हमें कुछ मिल पाया है। आज हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं, कोट पहन करके आए हैं। उस समय नया कपड़ा भी पहनने नहीं देता था हमारे बाप दादाओं को, फटा पुराना पहनेगा, जैसे तैसे खाएगा। कुर्सी पर कभी बैठते थे हमारे बाप दादा? क्या हमारे बाप दादा कभी कुर्सी पर बैठते थे क्या? ये कमाई किनकी है? सही तिलका मांझी की कमाई है, सिद्धू कान्हू चांद भैरव की कमाई है, फूलों और धानों की कमाई है। और हम अगर उनके दिशा में उनको आगे ले जाने के लिए अगर कुछ पैसे लगाते हैं, अपना शरीर लगाते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, तो हम उरीन हो रहे हैं। उनका हम पर कर्ज है। अगर हम ऐसा कर सके तो हम कर्ज उतारेंगे अपने महापुरुषों के प्रति, उनके प्रति आभार व्यक्त करेंगे। हम इतनी ही बात कहकर आप लोगों से केवल इतना कहेंगे कि बिना ज्ञान का आप मुकाबला नहीं कर सकते, संवैधानिक अधिकारों को नहीं ले सकते। आज भी जितने भूखे नंगे लोग हैं कौन हैं? ये SC ST OBC के लोग हैं, ये आदिवासी लोग, मूल्यवासी लोग हैं, जो भूखे और नंगे हैं, जो मोदी के 4 किलो अनाज पर उधर आसरा देते रहते हैं। 4 किलो अनाज कब देगा? क्योंकि हमारी स्थिति शोषण के कारण से, दोहन के कारण से हमारी स्थिति वैसी बना दी गई है। आज भी हम स्वतंत्र नहीं हुए हैं, आज भी हम मुक्त नहीं हुए हैं। आज भी हमारे लोग 6 महीने अगर नहीं कमाए, 2 महीने नहीं कमाए, 10 दिन नहीं कमाए तो पेट नहीं भरेगा। यह स्थिति है हमारी। इसलिए मैं कहूंगा, ये लड़ाई अपने सम्मान की है, स्वाभिमान की है, इज्जत की है, आबरू की है, समाज की लड़ाई है। जिस लड़ाई की शुरुआत सही तिलका मांझी ने की थी, इस लड़ाई की शुरुआत सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने की थी, और उसको आगे बढ़ाने का जो काम किया बिरसा मुंडा ने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, राष्ट्रपिता फूले ने, माता सावित्रीबाई फूले ने, ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार ने। हम उन तमाम अपने महापुरुषों को याद करते हुए, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए तिलका मांझी जी के प्रति सशक्त नमन पेश करते हैं, उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, और आप लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आप इतने देर तक बैठ करके थके हुए हैं सभी लोग, तब भी सुन रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके पलटन जी को बहुत धन्यवाद।